नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम सिंह आपका हमारे YouTube चैनल शिवम सिंह ICIT में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक नया ट्यूटोरियल लेके आपके सामने आया हूँ जो है सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। दोस्तों, ये ट्यूटोरियल ओ लेवल, ए लेवल जैसे छात्रों के लिए बेहद यूज़फुल है, या फिर जो अन्य कोर्सेज कंप्यूटर साइंस के कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत यूज़फुल है, या फिर वो स्टूडेंट जो कोडिंग सीखना चाहते हैं और उन्होंने अभी तक कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीखी है, तो ये लैंग्वेज उनके लिए बेहद यूज़फुल होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, जितने भी लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं तो बिगिनिंग में उनको सबसे पहले सी लैंग्वेज ही सीखना चाहिए, क्योंकि सी लैंग्वेज को हम लोग मदर लैंग्वेज भी बोलते हैं। इसलिए दोस्तों, सी लैंग्वेज सीखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं बिगिनिंग से, तो सी लैंग्वेज से स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, तो आज मैं इसी का ट्यूटोरियल हिंदी में लेके आया हूँ। आज मैं पार्ट 1 वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, सी लैंग्वेज के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो इसकी अलग अलग जगहों पे अलग अलग इम्पोर्टेंस ही है। दोस्तों, जो हमारा सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग है, ये सीखना बेहद आसान है। अगर आसान शब्दों में कहें तो इसको हम लोग इसीलिए मदर लैंग्वेज बोलते हैं। दोस्तों, वीडियो पे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्रोग्रामिंग अगर आप सीखना चाहते हैं तो सारे प्रैक्टिकल वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जो भी प्रैक्टिकल है उसको करिएगा। दोस्तों, चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों, जो हमारा सी लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज एक मदर लैंग्वेज है। इसको हम लोग मिडिल लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं, लेकिन ये हमारा हाई लेवल लैंग्वेज है। दोस्तों, अगर आप अभी बिगिनर हैं, आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप सी लैंग्वेज सीख सकते हैं। तो सी लैंग्वेज को हम लोग जर्नल पर्पज हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। इसको लोग मिडिल लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। मिडिल लेवल लैंग्वेज बोलने का कारण ये है क्योंकि इसके अंतर्गत जो हमारे लो लेवल लैंग्वेज है उसका भी फीचर इसमें इनबिल्ट है, वो सारे वर्क भी हम इससे करवा लेते हैं। यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज दोनों के फीचर इसके अंतर्गत हैं, इसीलिए हम इसे मिडिल लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। लेकिन मिडिल लेवल लैंग्वेज कोई लैंग्वेज नहीं होती है। इसकी केवल 2 कैटेगरी है, एक हाई लेवल, एक लो लेवल। तो इन्हीं दोनों में से हो सकता है। तो केवल 2 लैंग्वेजेस हमारी ऐसी हैं जो लो लेवल हैं, एक और बाकी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं हमारी, वो सारी की सारी हाई लेवल में आती हैं। तो सी लैंग्वेज भी हमारा हाई लेवल लैंग्वेज है। दोस्तों, जो हमारा सी लैंग्वेज है, ये खास पर्पज से इसको नहीं बनाया गया था। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाते वक्त ये कह सकते हैं गलती से बन गया था। दोस्तों, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए डेनिस एम रिची जी इस पे वर्क कर रहे थे, लेकिन ये इसको बनाते बनाते पता चला जो इसकी कमियां थी उसको दूर करने के लिए ये लैंग्वेज साथ में बन गई। दोस्तों, जो हमारी सी लैंग्वेज है, ये 1972 में बनी थी और ये इम्प्लीमेंट किया गया था PDP 11 कंप्यूटर पे। और जो हमारा सी लैंग्वेज है, ये बेल लैब्स में बनाया गया था। दोस्तों, 2-3 पॉइंट्स हैं, इसको आप जरूर ध्यान रखिए। जैसे कि सी लैंग्वेज को किसने डेवलप किया था? डेनिस एम रिची ने। जो हमारा ये सी लैंग्वेज है, इसको किस कंप्यूटर में पहली बार इम्प्लीमेंट किया गया था? तो हमारा PDP 11 है। और फिर ये कब बना था? तो 1972 में बना था। कहाँ पे बना था? बेल लैब्स में। और इसको अगर ये भी क्वेश्चन कभी कभी ओ लेवल जैसे कोर्सेज में पूछा जाता है कि जो हमारा सी लैंग्वेज है, ये किस ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाते वक्त बना था? तो वो हमारा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको बनाते वक्त ये लैंग्वेज बनाई गई थी। दोस्तों, जो हमारा सी लैंग्वेज है, ये पब्लिकली 1972 में बनने के बाद पब्लिकली नहीं इसको अनाउंस किया गया था, पब्लिकली नहीं दिया गया था। दोस्तों, ये 1978 में ब्रेन कारिंगन और डेनिस एम रिची, इन दोनों ने मिलके इसको पब्लिक के लिए बनाया था। पब्लिक का बनाने का पर्पज ये होता है कि
पब्लिक में लोग सामान्यतया यूज कर पाए। चूंकि कोई भी सॉफ्टवेयर आते हैं पहले तो वो बनते हैं, टेस्टिंग होते हैं, जब वो पूरी तरीके से अच्छा पाया जाता है उसके बाद में ये पब्लिक स्टैंडर्ड का बना के उसको मार्केट में उतारा जाता है। तो इस तरीके से इसको 1978 में दिया गया था। ये जो हमारा सी लैंग्वेज है, ये जो हमारा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो पूरी तरीके से सी में ही लिखा गया है, यानी उसके जितने भी कंपाइलर हैं या फिर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने एप्लीकेशंस हैं वो सारे के सारे सी लैंग्वेज में लिखे गए हैं। अब हम ये समझते हैं कि हम सी लैंग्वेज को पढ़ें क्यों, यानी उसको लर्न क्यों करें। तो सबसे पहले चीज ये है कि ये बहुत ही इजी है लर्न करने में। अगर आप बिगिनर हैं तो, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो सी लैंग्वेज को आप चूज कर सकते हैं। सबसे पहले इस लैंग्वेज को आप सीख सकते हैं। तो ये इजी टू लर्न है। दूसरा है ये स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है, इसको लिखना आसान होता है। तीसरा है कि ये इफिशियंट प्रोग्राम लिखने में हमारी मदद करता है। इसमें जो भी प्रोग्राम लिखते हैं बहुत इफिशिएंसी होती है इस प्रोग्राम में। फिर है ये हमारा लो लेवल लैंग्वेज की एक्टिविटीज को भी हैंडल कर सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज भी बोला जाता है। इसका कारण यही है कि ये हमारा लो लेवल एक्टिविटीज को भी हैंडल कर लेता है, इसीलिए हम इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कभी कभी बोलते हैं। अगला कारण है कि इसका जो कंपाइलर है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी यूज हो जाता है। यानी कि आप कोई प्रोग्राम अगर एक कंप्यूटर पे लिख रहे हैं तो उस प्रोग्राम को ले जाके किसी दूसरे कंप्यूटर पे भी यूज कर सकते हैं, चला सकते हैं, चलेगा। या फिर आप कोई एप्लीकेशन किसी कंप्यूटर पे बना रहे हैं तो दूसरे कंप्यूटर पे ले जाके भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी लो लेवल लैंग्वेजेस थी वो एक कंप्यूटर पे लिखने के बाद में वो उसी कंप्यूटर पे यूज होती थी, किसी दूसरे कंप्यूटर पे नहीं जाती थी। तो ये प्रॉब्लम यहाँ से दूर हो गई थी। दोस्तों क्या क्या फैक्ट्स हैं इसको भी हम समझ लेते हैं। तो पहला है कि जो हमारा सी लैंग्वेज है ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाते वक्त लिखा गया था। उसी को यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जब बन रहा था उसी समय ये सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना था। फिर हमारा है जो हमारा सी है वो बी लैंग्वेज का सक्सेसर है, यानी बी लैंग्वेज को ही और एक्सटेंड करके सी लैंग्वेज हमारा बनाया गया है। जो हमारा सी लैंग्वेज है ये 1988 में एनएसआई द्वारा इसको फॉर्मलाइज्ड किया गया था। तो ये भी पॉइंट वाली चीजें हैं। फिर जो हमारा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये टोटली यानी इसके एक एक कमांड सारे सी में लिखे गए हैं। फिर है हमारा जो सी है ये बेहद ही पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज हम करते ही हैं। अब इस समय अगर हम देखें तो प्रेजेंट में बहुत सारी लैंग्वेजेस आ गई हैं जो पॉपुलर हैं, लेकिन जहां पे हमें लो लेवल वैरायटी पे भी काम करना होता है वहां पे हम सी लैंग्वेज का यूज करते हैं। और सी लैंग्वेज आज भी उतनी ही पॉपुलर है जितनी पहले थी। कई सारी लैंग्वेजेस आई जो पहले एक समय पे काफी चली, उसके बाद में नई लैंग्वेजेस आ गई तो फिर उनको थोड़ा कम हो गया उनकी पॉपुलैरिटी। लेकिन सी लैंग्वेज जैसे था वैसे ही आज भी पॉपुलर है क्योंकि इसका यूज होता ही है हर जगह। फिर हमारा जो सी लैंग्वेज है ये स्टेट ऑफ द आर्ट सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करता है। जो हमारा सी लैंग्वेज है ये लिनक्स जैसे या आरडीएमएस, माइस्क्यूएल जैसे सॉफ्टवेयर को सी में ही लिखा गया है जो आज बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हैं। अब जो हमारे एप्लीकेशंस हैं यानी सी लैंग्वेज क्या क्या एप्लीकेशंस हैं इसको समझ लेते हैं। तो पहला है कि जो सी लैंग्वेज है उससे हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स को बनाते हैं, कंपाइलर्स को बनाते हैं, लैंग्वेज कंपाइलर्स का मतलब होता है ट्रांसलेटर या असेंबलर। तो कंपाइलर जो है ये हाई लेवल लैंग्वेज को कंपाइल करता है यानी ट्रांसलेट करता है, और जो हमारा असेंबलर है ये असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है। असेंबली लैंग्वेज एक लो लेवल लैंग्वेज है तो ये उसको ट्रांसलेट करता है। फिर हमारा टेक्स्ट एडिटर है तो उसको भी सी लैंग्वेज में ही हम बना सकते हैं। फिर हमारा प्रिंट स्पोलर्स है,
इसको भी हम, इसका भी एप्लीकेशन हम इसी में सी में लिख सकते हैं। फिर हमारे नेटवर्क के ड्राइवर्स हैं, तो नेटवर्क ड्राइवर्स को भी हम सी लैंग्वेज में ही लिखा जाता है, इसकी प्रोग्रामिंग होती है। फिर हमारे नए टाइप के जो प्रोग्राम्स हैं उनको भी लिखते हैं हम इसी के अंतर्गत, डेटाबेस बनाते हैं। फिर लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स को भी इसके अंतर्गत लिख सकते हैं। यूटिलिटीज जैसे सॉफ्टवेयर आते हैं वो भी हमारे सी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। जो हमारा सी लैंग्वेज है ये इसको हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। जैसे कि हम प्रोग्राम को लिखेंगे कैसे, सबसे पहले एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बना के चेक करेंगे कि हम कैसे करते हैं। तो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बनाने के लिए हम अपने सॉफ्टवेयर पे चलेंगे और वहां पे हम प्रोग्राम लिख के चेक करेंगे कि कैसे हम प्रोग्राम को लिखते हैं और कैसे हम उसका यूज करते हैं। तो हम चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर पे, तो उसी पे हम इस प्रोग्राम को लिखेंगे और वहां पे ही इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं, अपने सॉफ्टवेयर को ओपन कर ले रहे हैं। तो ये है हमारा टर्बो सी प्लस प्लस। तो हमारा अब टर्बो सी प्लस प्लस पे भी इस सी को चेक किया जा सकता है, या फिर आप सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी चेक कर सकते हैं। तो ये दोनों लैंग्वेजेस को ये सपोर्ट करता है। चूंकि हमारा जो सी लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज सी प्लस प्लस के अंतर्गत आता है। जो हमारा सी प्लस प्लस लैंग्वेज है उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को जोड़ दिया गया है। तो इन स्ट्रक्चर्ड और ऊप्स दोनों को मिला के हमारा सी प्लस प्लस बन गया है। तो सी का ही एक एक्सटेंड वर्जन है हमारा सी प्लस प्लस। तो सी के सारे फीचर इसके अंतर्गत होते हैं, इसीलिए यहाँ पे सारे प्रोग्राम वर्क करते हैं। तो हम इसी प्रोग्राम को चेक करते हैं। तो एक नई फाइल ओपन करने के लिए फाइल पे जाएंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे तो न्यू का ऑप्शन आएगा। न्यू पे हम यहाँ पे एक नई फाइल ले लेंगे। अब यहाँ पे हमें प्रोग्राम लिखना है। तो इसका एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बेसिकली समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें प्रोग्राम लिखते वक्त हेडर फाइल लिखनी होती है। अब हेडर फाइल क्या होती है, इसका क्या यूज है, वो हम आगे आने वाले वीडियोस में आपको बताएंगे कि उसका क्या यूज होता है, कैसे हम उसका यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम हेडर फाइल लिख लेते हैं। तो हेडर फाइल लिखने के लिए हम लिखेंगे हैश इंक्लूड stdio.h। तो जो हमारा stdio.h होता है ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए ये हमारा हेडर फाइल होता है। इसके बाद में हमें लिखना है, हम लिखेंगे void main। हर प्रोग्राम में मेन फंक्शन लिखना मस्ट होता है। यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाते हैं। अब यहाँ पे ब्रेस ओपन कर लेंगे और यहाँ पे क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके अंदर हम जो भी लिखना चाहते हैं वो हम लिख सकते हैं। ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन चूंकि हम प्रोग्राम को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए या अपने हिसाब से आउटपुट पाने के लिए इसको थोड़ा कुछ चीजें और ऐड करनी पड़ती है, लेकिन पहले हम इसको चेक कर लेते हैं फिर हम करते हैं। तो हमें स्क्रीन पे कोई भी आउटपुट लेने के लिए जो इसके अंदर जिस फंक्शन का यूज होता है वो हमारा प्रिंटफ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंटफ। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इसको स्मॉल में लिखना होता है। अब अगर हम डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर कोई भी मैसेज लिखते हैं तो वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। जैसे मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड। अब ये चीज लिखने के बाद में आप डबल इन्वर्टेड कामा बंद करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, सेमीकोलन लगाएंगे टर्मिनेट करने के लिए। इस लाइन को टर्मिनेट करने के लिए हम सेमीकोलन का यूज करते हैं। अब ये प्रोग्राम हमने लिख दिया। अब ये प्रोग्राम अगर हम पहले सेव कर लेते हैं तो सेव करने के लिए हम फाइल पे जाएंगे, यहाँ पे F2 भी प्रेस कर सकते हैं, यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे। अब जो फाइल का आपको नाम देना है वो फाइल का आप नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पे फाइल का नाम दे रहा हूं हेलो। यस, अब ये प्रोग्राम हमारा सेव हो चुका है। अब हमें कंपाइल करवा के चेक करना कि कोई एरर तो नहीं आ रहा है। अब इसका शॉर्टकट की होता है Alt के साथ में F9, इसको भी प्रेस करके आप चेक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे, अब यहाँ पे वार्निंग भी 0 आ रही है और एरर भी हमारा 0 आ रहा है। इसका मतलब जो हमने प्रोग्राम लिखा है वो सही है। अब इसको हम रन करवाते हैं। तो मैंने यहाँ पे रन करवा दिया तो हमारा प्रोग्राम रन हो गया, लेकिन आपको कहीं पे आउटपुट नहीं दिखा। तो आउटपुट देखने के लिए हम Alt के साथ में F5 प्रेस करेंगे। ये देखिए आपको यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ मिल रहा है। अब लेकिन यहाँ पे ऊपर जो उसका पाथ है वो भी लिखा हुआ मिल रहा है।
लेकिन हम चाहते हैं कि केवल हमारा आउटपुट आए, या फिर एक बार हम और चेक करते हैं, कोई भी की प्रेस करते हैं और एक बार हम इसको फिर से रन करवाते हैं। तो मैं एक बार और रन करवा रहा हूं, तो ये रन करवा दिया। अब अगर हम आल्ट के साथ में F5 प्रेस करते हैं तो देखिए यहाँ पे 2 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके दिख रहा है। लेकिन हमको चाहिए क्या कि हम एक ही बार अगर करें, तो अगर इसको फिर हम फिर से अगर करेंगे तो फिर यही चीज बार बार आता रहेगा। लेकिन प्रोग्राम को थोड़ा बेटर बनाने के लिए हम लोग कुछ चीजें इसमें ऐड करते हैं, वो मैं बता दे रहा हूँ कि आपको क्या क्या ऐड करना है। तो एक हेडर फाइल हम और ऐड करते हैं, लेकिन पहले इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हम चाहते हैं कि स्क्रीन पे जो भी आउटपुट है वो जो भी हमारा आउटपुट है वो एक ही बार आए, यानी हम जब रन करें तो वही वाला आए, पिछला आउटपुट उस पर ना दिखे। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक फंक्शन होता है CLR SCR, इस फंक्शन को हम यहाँ पे लिख देते हैं। और फिर इससे क्या होगा कि जो हमारा पिछला आउटपुट है वो नहीं दिखेगा। अगर हम अब सेव कर देते हैं, F2 प्रेस करके सेव कर दिया। अब हमने यहाँ पे कंपाइल करवा लिया, तो कंपाइल करवाने के लिए हम आल्ट के साथ में F9 प्रेस करेंगे। एक एरर दिखा रहा है, देखिए यहाँ पे एरर दिखा रहा है फंक्शन CLR SCR शुड हैव अ प्रोटोटाइप। तो दोस्तों प्रोग्राम लिखते वक्त हमें खुद से एरर को पढ़ के समझना होता है कि इसके अंतर्गत क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो उसको दूर करने के लिए हम, तो प्रोटोटाइप का मतलब होता है, अगर किसी फंक्शन में ये दिखा रहा है कि प्रोटोटाइप है, इसका मतलब कि उस फंक्शन का जो हेडर फाइल है वो लिखा नहीं गया है, तो इसीलिए दिखा रहा है। इसके बाद में तो इसका जो हेडर फाइल है वो भी हम लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं हैज include conio.h, ये इसका हेडर फाइल है। अब अगर हम कंपाइल करवाते हैं, आल्ट के साथ में F9 प्रेस करते हैं, देखिए एरर हमारा 0 आ गया। तो इस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम कंपाइल हो गया। अब रन करवाते हैं, कंट्रोल के साथ में F9 प्रेस किया हमने, तो हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया, रन हो गया। अब हमें आउटपुट देखना है, तो आउटपुट देखने के लिए आल्ट के साथ में F5 प्रेस करेंगे। अब देखिए हमारा जो आउटपुट है वो फ्रेश आउटपुट हमें मिलता है दोस्तों। लेकिन हम चाहते हैं कि हमें आल्ट के साथ में F5 ना प्रेस करना पड़े, आउटपुट देखने के लिए हम सीधा रन करें तो हमको हमारा आउटपुट दिखे। इसके लिए हम यहाँ पे नीचे जाएंगे और एक फंक्शन होता है गेट ch, इस फंक्शन को हम लिख देंगे। और अब हम प्रोग्राम को सेव करेंगे, और प्रोग्राम को सेव करने के बाद में हम इसको कंपाइल करेंगे आल्ट के साथ में F9 प्रेस करके। हमारा एरर 0 आ रहा है। अब हम कंट्रोल के साथ में F9 प्रेस कर रहे हैं। जैसे हम कंट्रोल के साथ में F9 प्रेस करेंगे, जो हमारा आउटपुट है वो दिख जाएगा, यानी कि अब आपको आल्ट के साथ में F5 प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहीं से आप कंट्रोल के साथ में F9 प्रेस करेंगे, वो आपको दिख जाएगा। अब अगर दोस्तों चाहते हैं कि हम कुछ और प्रोग्राम यहाँ पे या इसमें कुछ और ऐड कर दें, तो आप एक लाइन हम एक और आउटपुट प्रिंट करवा ले रहे हैं। जैसे मैंने लिखा printf, इसके अंदर मैंने डबल इन्वर्ट कामा के अंदर लिखा शिवम सिंह ICIT, ये चीज मैंने लिखा। अब अगर इसको हम प्रिंट करवाएंगे तो देखते हैं क्या क्या आउटपुट आता है। तो मैंने पहले F2 प्रेस करके सेव किया, फिर आल्ट के साथ में F9 किया, एरर नहीं है। अब हम कंट्रोल के साथ में F9 प्रेस करेंगे, देखिए ये हेलो वर्ल्ड और सीएम सिंह ICIT। यहाँ पे देखेंगे आप एक चीज कि ये सारे एक ही लाइन में आ रहे हैं। अब हमारी रिक्वायरमेंट ये थी कि हम ये दूसरी लाइन में आए, एक लाइन में हेलो वर्ल्ड लिखा हो, नीचे सीएम सिंह ICIT लिखा हो। तो अगर ऐसा आप करना चाहते हैं तो इस प्रोग्राम में प्रोग्राम ऐसे नहीं समझता है कि वो उसको लाइन चेंज करना है। लाइन चेंज करने के लिए हमें उसको बताना पड़ता है कि हाँ लाइन चेंज करने के लिए आपको लाइन चेंज करना। तो लाइन चेंज करने के लिए इसमें आप प्रयोग कर सकते हैं \n। तो मैंने लिखा \n, फिर हमने सेव किया प्रोग्राम को, फिर हमने आल्ट के साथ F9 प्रेस किया, फिर हम कंट्रोल के साथ में F9 प्रेस कर रहे हैं। देखिए अब आपका लाइन चेंज होके दिखेगा। तो जो भी प्रोग्राम लिखना है इस तरीके से आप प्रोग्राम लिख सकते हैं। लाइन चेंज करना है उसके लिए \n, अगर आपको आउटपुट होल्ड करना है उसके लिए गेट ch यूज करते हैं। CLR SCR फंक्शन का यूज स्क्रीन को क्लियर करने के लिए किया जाता है। जो हमारा #include conio.h है, इसको ये हमारा जो हमारा CLR SCR फंक्शन है,
इसके लिए यूज होता है, चूंकि ये फंक्शन इसी हेडर फाइल के अंतर्गत आता है। जो हमारा stdio.h है, ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन हेडर फाइल है। इसके मदद से हमारा जो printf है, ये फंक्शन इसके अंतर्गत आता है। तो ये आप कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे तो आपको हैश इंक्लूड stdio.h conio.h मेन यहाँ तक का लिखना है, या ये क्लियर स्क्रीन तक का। फिर ये नीचे सबसे लास्ट में आपको गेट ch लिखना है, जिससे कि हमारा जो आउटपुट है वो होल्ड हो सके। फिर आपको जो भी लिखना है प्रोग्राम, वो प्रोग्राम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। दोस्तों, आप इसको अपने सिस्टम पे चेक करिएगा रन करवा के प्रोग्राम को, और भी अपने मन से कोई प्रोग्राम आप लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, तो मोबाइल पे भी आप इसके सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं और उस पे इस प्रोग्राम को लिख के आप चेक कर सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं और एक अच्छा करियर बनाना चाहते हैं प्रोग्रामिंग क्षेत्र में या सॉफ्टवेयर डेवलपिंग के क्षेत्र में, तो आपको सी लैंग्वेज मस्ट है कि आना ही चाहिए, क्योंकि सी लैंग्वेज का रिक्वायरमेंट हर जगह है और एक अच्छे लॉजिक के लिए सी लैंग्वेज आपको आना मस्ट है। तो सी लैंग्वेज आप जरूर सीखें। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा। दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारे चैनल पे नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, हम फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।